नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल बाजार में भारत के जलवे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत जापान को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना हुआ है। अगले 5 वर्षों में भारत का शीर्ष स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य है। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार का आकार लगभग 22 लाख करोड़ का है। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग देश के विनिर्माण और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 7.1% और विनिर्माण में 49% का योगदान देता है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारत के ऑटोमोबाइल बाजार की उपलब्धि और भविष्य की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मनीष राज सिंघानिया जी से, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है मनीष जी संसद टीवी पर। और शुरुआत मनीष जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भारत की अर्थव्यवस्था का है, भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। भारत जापान को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर 2023 से तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना हुआ है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत शीर्ष स्थान हासिल कर लेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मनीष जी कि ऑटोमोबाइल बाजार में भारत की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लगातार जो है एक सबसे इसका प्रमुख कारण मैं ये बोलना चाहूंगा, जी जो शुरू से हमारी जो केंद्र सरकार है उनका मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर स्पेशल फोकस रहा है, और जो पीएलआई स्कीम्स जो उन्होंने रोल आउट की है जिससे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अनेबल हो जाए, जी इससे ये जो है बहुत प्रबल मुद्दा रहा है और बहुत अच्छा बेस तैयार हो गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ना ही हम भारत के बाजार को एड्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पूरे ग्लोबल बाजार को एड्रेस कर रहे हैं। हम काफी सारी गाड़ियां देख सकते हैं, आप काफी एक्सपोर्ट्स में भी हर ओईएम जो है आगे बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ इस गडकरी साहब का जो विजन है, जो हम नंबर 1 शीर्ष स्थान में पहुंचना चाहिए, उसके लिए जो केंद्र सरकार ने जो जीएसटी में छूट लाई है, जो 28% से 18% और ईवी में 5% का स्लैब को मेंटेन किया है, यह एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, जिससे गाड़ियां जो है अफोर्डेबल ज्यादा होंगी। और यहाँ पर एक गाड़ी जो है पहले एक लग्जरी के रूप में देखी जाती थी हिंदुस्तान में, जी पर आज ये समझना जरूरी है कि गाड़ी नेसेसिटी है, जरूरत है। आपको कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो गाड़ी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज गाड़ियों को अफोर्डेबल अच्छे प्राइस पॉइंट पे लेकर आएंगे। हर एक ऊपर से नीचे तक सभी गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, तो यहाँ का बाजार बहुत उभरेगा, बहुत ग्रोथ करेगा। और जो हमारे आने वाले 5 साल का विजन है, वो मैं बोलूंगा ये मार्ग जो है हमारा प्रशस्त अब हो चुका है, हमको एक डायरेक्शन मिल चुका है और हम उस नंबर 1 पोजीशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जी अरुण जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल बाजार की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार की जो नीतियां हैं उसकी बहुत चर्चा होती है, जैसा भी जीएसटी की चर्चा मनीष जी ने की। आप कौन सी नीतियों को महत्वपूर्ण मानते हैं? मसलन मेक इन इंडिया की बात की जाए या और दूसरी योजनाएं जो सरकार की हैं, कितनी बड़ी भूमिका इस उपलब्धि में है? देखिए, सरकार की ना नीतियां कई सालों से जो रही हैं, जी यानी कि टेक्नोलॉजी का और वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर्स को हिंदुस्तान में आने देना, चाहे वो कोलैबोरेशन में आए, चाहे अपनी कंपनी करें, और आर&डी पे फोकस, और अब साथ में नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे मनीष जी ने बताया। तो सरकार की नीतियां ये रही हैं। टैक्सेशन हमारे देश में काफी हाई रहा है और उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि परचेजिंग पावर, एक तो कंट्री में एस्पिरेशन बढ़ा है, परचेजिंग पावर बढ़ा है। जो हमारा मिडिल क्लास है काफी उभर कर आया है। तो मिडिल क्लास का बढ़ना, उनकी इनकम बढ़ना, उनकी एस्पिरेशन बढ़ना, ये सब ऐड करता है। जहां तक तीसरे स्थान की बात है, हम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे हैं जी। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, 2 व्हीलर की बात करें, तो 3 व्हीलर की बात करें, हम नंबर्स में अभी वर्ल्ड में ऑलरेडी नंबर 1 है जी। तो पैसेंजर व्हीकल्स में हम नंबर 3 है। पर मेरा मानना है कि हम असली 3 तब होंगे क्योंकि जापान डोमेस्टिक मार्केट में तो हम जापान से आगे हैं,
लेकिन जापान 50 लाख पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट करता है, हम उसकी निस्बत 8 लाख करते हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को हमें बहुत बड़ा थ्रस्ट देना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट तो ग्रो करेगा ही सरकार की नीतियों से, एक्सपोर्ट का फोकस अगर बढ़ेगा तो हम रियली और बढ़ पाएंगे और ग्लोबल मार्केट पे कर सकते हैं। जी, जाहिर तौर पे जो आंकड़े हैं, अगर भारत के ऑटोमोबाइल बाजार की मैं बात करूं तो मनीष जी लगभग 22 लाख करोड़ का है, जबकि अमेरिका का 78 लाख करोड़ का और चीन का 47 लाख करोड़ रुपए का बाजार है। ऐसी स्थिति में जो भारत के शीर्ष स्थान पर पहुंचने की हम चर्चा कर रहे हैं या जो संभावना है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितनी चुनौतियां हैं और कितनी संभावना है? देखिए, अगर नियर टर्म में अगर आप देखते हैं तो मैं तो बोलूंगा अभी चुनौतियों से ज्यादा इनेबलर्स जो है, पॉजिटिविटी जो है ज्यादा दिख रही है। अगर आप बेसिक चीज पे देखते हैं, सबसे पहले मॉनसून। हम बहुत रूरल इकोनॉमी में एक कोविड के बाद जो है एक्सपेक्टेड है रिवाइवल, और मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस साल। ओवरऑल मॉनसून का कवरेज जो रहा है हमारे पूरे देश में काफी अच्छा रहा है, तो फसल का उत्पाद अच्छा होगा, जिससे रूरल इकोनॉमी में पैसा निश्चित रूप से ज्यादा पहुंचेगा। दूसरा, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ना ही अगर आप देखें उद्योगों के फंडिंग को देख लें या रिटेल फंडिंग को देख लें, जो ग्राहक 99% गाड़ियां जो है फाइनेंस में उठती है, तो उस फंडिंग रेट को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। साथ ही साथ जीएसटी पे जो छूट आई है वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आएगा। आज इनकम टैक्स लॉ में जो अमेंडमेंट आया, जो अरुण जी ने बताया, डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की बढ़ेगी। और साथ ही आप ये देखते, जो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो आई थिंक एवर लोएस्ट चल रहा है, और जो ये डिस्पोजेबल इनकम आने से बाजार में जो बढ़ोतरी या खरीदारी बढ़ेगी, इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी 1.1% का ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि रिडक्शन आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कुछ सोचना चाहूं कि इस साल हमारे भारतीय बाजार में क्या नेगेटिव हो सकता है, ये सोचने में मेरे में कुछ ऐसा दिमाग में आता नहीं है। हर एक चीज पॉजिटिव दिख रही है। गाड़ियों के मॉडल आप देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट फीचर्स के साथ, बहुत सारे हमारे ओईएम्स लगातार ग्राहकों की जरूरतों को एड्रेस करते हुए गाड़ियां बना रहे हैं। ईवी में भी हर एक कंपनी अब नए नए मॉडल बाजार में उतार रही है। हर एक जगह मतलब हम तैयार हैं, अब बस मार्केट को चाहिए इस पूरे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में गाड़ियां लोग उठाएं, खरीदें, और 22 लाख के फिगर को हम कितना जल्दी एक अच्छे मुकाम में या नंबर 1, जैसे अरुण जी ने बताया, बाकी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, वहां पर कितना जल्दी पहुंचते हैं, यही बस अब देखना बाकी है। बाकी सब चीज हम हर एक फैक्टर्स के लिए, हर एक एनेबलर के लिए हम तैयार हैं। जी, बिल्कुल अरुण जी, अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है भारत का, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की अर्थव्यवस्था में। और जीएसटी की अगर बात की जाए, जिस तरफ मनीष जी ने कई बार इशारा किया, और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक फैसला किया जीएसटी को कम करने का, और खास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत दी है, कार बाजार को बहुत बड़ी राहत दी है, ग्राहकों को राहत दी है। आप कैसे देखते हैं, इसका क्या असर होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हमारे देश में अभी भी बहुत हमारी उपलब्धियां हैं, पर 2-3 एरियाज है जहां हमें फोकस करना है। जी, हमारा अभी भी पेनिट्रेशन जो गाड़ियों का है, चाहे वो 4 व्हीलर्स है, माने हर 1000 लोगों पे 35 4 व्हीलर्स हैं, क्योंकि एडवांस कंट्री में 200-300 होते हैं, तो पेनिट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्केट पे आ सकें, और वो जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो अपने आप वो साथ में आएगा। मेरा मानना है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे, जैसे मनीष जी ने बताया, सब कुछ पॉजिटिव है। इकोनॉमी पॉजिटिव है, पॉलिसीज पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। थोड़े बहुत बॉटलनेक्स होते हैं, टैरिफ ट्रेड और ये सब होते हैं, पर उस सब के बावजूद, पर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है, या अपॉर्चुनिटी कहूंगा, चैलेंज नहीं कहूंगा, वो है एक्सपोर्ट फ्रंट पे। अभी भी चीन का बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में ऑटोमोबाइल में दबदबा है, उनके एक्सपोर्ट्स हमसे 8 गुना ज्यादा है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश भी एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमें अगले 2-3 साल में बढ़ना है, डोमेस्टिक मार्केट तो हम अच्छा करेंगे ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और बढ़ पाएंगे, पर एक्सपोर्ट फ्रंट पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। सरकार, इंडस्ट्री बॉडीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, किस तरह नई टेक्नोलॉजी लाके हम दुनिया के बड़े से बड़े मार्केट में हम अपना दबदबा बना सकें, तब हम अपने आप को
मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल गुरु मान सकेंगे। तो ये मेरे लिए, हमारे लिए एक बड़ा मकसद है, और मेरे ख्याल से सरकार इस बात पे विचार हो रहा है। इस साल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर जो गति चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ने की वो और कहीं चाहिए, तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण पहलू है एक्सपोर्ट का, खासतौर से अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की जाए। इस पहलू को आप मनीष जी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो वाहन निर्यात का मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, और जिस चुनौती की बात या जिस संभावना की बात हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर लगातार बना हुआ है, अमेरिका और चीन आगे हैं। अगर निर्यात के फ्रंट पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करते हैं तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इन पहलुओं को? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट नीति जो मैं समझूंगा वो पीएलआई रही जी। है। पीएलआई ने बहुत जबरदस्त उत्साह लेकर आए हैं उद्योग में। आज ये हमने देखा एफएम का उनका स्टेटमेंट है कि आप हर एक मैन्युफैक्चरर को कि आप निश्चिंत हो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, जी। हम आपके साथ हैं। तो ये एक भरोसा जो है सरकार जो है लगातार दे रही है। आज कोई भी प्रोडक्ट अगर जो इंपोर्ट हो रहा है, अगर केंद्र सरकार के पास जाते हैं कि मैं ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो ये इंपोर्ट हो रहा है मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को सरकार से ये सपोर्ट चाहिए, तो आपको वो सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो आज एक मेक इन इंडिया जो एक स्वप्न जो लेके चल रही है सरकार, उसके लिए लगातार वो जो है काम ही कर रहे हैं। वेरियस जो जरूरतें रहती हैं इंडस्ट्री की, उस पर लगातार एनेबलर्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो आगे चल के इसका एक सॉलिड प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। और जैसे अरुण जी ने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जब तक हम एक्सपोर्ट मार्केट को टैप नहीं करेंगे, हम एक लार्ज मैन्युफैक्चरर या ग्लोबल लेवल पे पैसेंजर कार पे नंबर 1 पे पहुंचना मुश्किल रहेगा। पर पीएलआई स्कीम जो है, जो पूरे मेक इन इंडिया कैंपेन जो है, ये हमको इंश्योर करेगी कि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए, आज हिंदुस्तान की जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां जी। हैं, हर एक टू व्हीलर में बजाज हो, टीवीएस हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे मारुति हो, hyundai हो, टाटा हो, आज हर एक का कोई ना कोई कंट्री में बाहर पे काफी सारी कंट्रियों में अब आजकल इनके प्रोडक्ट मिलने लग गए, उपलब्ध होने लग गए। और लगातार हमारी कंपनियां जो है एक्सप्लोर कर रही हैं कि नए मार्केट क्या हो सकते हैं, उनके उस मार्केट के नियम के अनुसार हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स उन मार्केट में पहुंचा सकते हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है। तो ये ओवरनाइट तो नहीं होगा, काफी एक्सटेंसिव प्लानिंग और बहुत अच्छी सोच समझ के साथ, कहीं पूरे फायदे नुकसान को समझ के साथ जो है ये सब कंपनियां आगे जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब कंपनियां जो आज एक ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स आज इंडिया में बनने लग गए जी। हैं, आज यहाँ पर कस्टमर्स लॉन्च करने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रायल एंड टेस्टिंग होती है। पूरी ट्रायल एंड टेस्टिंग लाखों किलोमीटर की पहले होती है, फिर उसके बाद आजकल ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और ये ना ही इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, एक साथ ग्लोबली लॉन्च होते हैं। तो आप समझिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अब काफी ऊंची हो चुकी है। हम कोई भी वर्ल्ड लेवल के कोई भी प्रोडक्ट से या तो बराबर है या ऊंचे हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सपोर्ट का मार्केट हमारे लिए खुला है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां इन मार्केट को टैप करेंगी। जाहिर सी बात है, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपार संभावना है अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए। लेकिन अरुण जी, अगर बात मैं इलेक्ट्रिक कारों की करूं, जाहिर तौर पे इलेक्ट्रिक कारें इस समय बाजार में हैं और आने वाले समय में उनकी तादाद, मांग और बढ़ेगी। भारत का जो ऑटोमोबाइल बाजार है वो इलेक्ट्रिक कारों से कितना बदला है या कितना बदलने की संभावना आप देख रहे हैं? जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, अभी प्रेजेंट आंकड़े लूं जी, तो 3 व्हीलर में तो हम 60% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई हैं। जी। और जहां तक 2 व्हीलर की बात करें, 7% है सेल की। पैसेंजर व्हीकल में 4.5-5% है। ट्रक्स बसेस में 2% है। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे जरूरत है, सरकार ने जो फोकस किया है, जो नई पॉलिसी आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और एडवांस सेल केमिस्ट्री, काफी ऐसे मटेरियल हैं, काफी ऐसी टेक्नोलॉजी है, काफी प्रोडक्शन है जिसमें चीन हमसे कहीं आगे है। तो ये जो 3 पॉलिसियां आई हैं, इस पर फोकस यही है कि ना केवल रॉ मटेरियल में फोकस हो, R&D में फोकस हो, प्रोडक्शन में फोकस हो, क्वालिटी तो हम बना लेंगे।
तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में स्कोप काफी है, एक्सपोर्ट लेवल पे, डोमेस्टिक पे भी। पर मैं कहना चाहूंगा हमारे पास कई और फ्यू टेक्नोलॉजीज भी हैं, जी। हाइब्रिड भी है। अब हम बात कर रहे हैं गैसोल जो व्हीकल्स हैं जो बायोगैस पे चल सके, तो कई टेक्नोलॉजीज उभर के आएंगी, तो ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी और जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी घटेगा। तो उस लिहाज से आई थिंक हमारे कदम बिल्कुल सही है, पर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी भी रॉ मटेरियल की कमी है, जो कि चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है। इस पे विशेष ध्यान देना सरकार दे रही है, और साथ में प्रोडक्शन बढ़ाने में मेरे ख्याल से हम किसी पीछे नहीं रहेंगे क्वालिटी में, जैसा मनीष जी ने कहा। जी। मनीष जी, अगर बात मैं एफडीआई की करूं, क्योंकि ऑटो क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति के चलते क्या हम ये मान सकते हैं वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आकर्षित किया है? जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, अच्छे हाईवे बने हैं, अच्छी सड़कें देश में बनी हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज भी मैं बोलूँगा स्पेशली पैसेंजर कार में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप देखेंगे करीब जो टॉप की 5-6 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो करीब 85% मार्केट को केटर कर रही हैं, जी। और बाकी की कंपनियां जो हैं वो 15% मार्केट को केटर कर रही हैं। और हमारे जो सबसे लीड जो कंपनी है पैसेंजर कार में, वो ऑलमोस्ट 40-41% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। बहुत बड़ा ये एक मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर बहुत स्कोप है कि नई कंपनियां आए, अच्छे क्रिएटिव प्रोडक्ट और कस्टमर के अनुसार डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में आज भी काफी स्कोप दिखता है। और एफडीआई एक परफेक्ट रूट है यहाँ पर आने का। और अरुण जी ने जैसे बताया कि थोड़ा सा चाइना के प्रति हमारा व्यापारिक संबंध जो है थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, और आज की डेट में चाइना ही ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है जो पूरे बाजार में बहुत फास्ट तरीके से पेनिट्रेट कर रही है। और हमारे को कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी बोलते हैं। अगर कंपटीशन अगर आएगा चाइना की तरफ से हमारे भारतीय बाजार में आएगा, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को एलिवेट, क्वालिटी वाइज, डिलीवरी वाइज, प्राइस वाइज सब चीज करेंगी। तो कहीं ऐसा नुकसान नहीं है, बल्कि ग्राहक को फायदा ही मिलेगा। और गडकरी जी, मैं तो मतलब एक फैन टाइप का बोलूंगा मैं हूं, जिन्होंने इतना फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जिससे गाड़ी जितनी अधिक से अधिक गाड़ियां आ रही हैं, आज उनको चलाने के लिए सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये गडकरी जी की लीडरशिप में हो पाया है और लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। तो एक अच्छी संभावना दिखती है अगर बाहर की ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ पर आती हैं, अपनी फैक्ट्री यहाँ सेटअप करती हैं। और ईवी ने एक बहुत नया चैप्टर खोल दिया है। ईवी में आज ऐसा हो गया है कि आपको ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। जी। नए नए स्टार्टअप्स जो है काफी सारे आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा प्रोडक्ट हो गए, रादर देन इंजन गियरबॉक्स। आजकल उसी में टोटल डिपेंडेंसी नहीं रह गई है। तो इसमें स्टार्टअप्स के भी, नए स्टार्टअप्स आने के भी बहुत ज्यादा संभावना है। टू व्हीलर स्पेस में, थ्री व्हीलर स्पेस में, थ्री व्हीलर में अपन देख ही रहे हैं आज कम से कम 400-500 कंपनियां हुई जो आज थ्री व्हीलर बना रही हैं, ईवी थ्री व्हीलर। तो वैसे ही टू व्हीलर में भी काफी स्पेस दिखता है कि नई नई कंपनियां आए, नए प्रोडक्ट्स के साथ आए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आए। और वैसे ही अगर एफडीआई पैसेंजर कार में भी आएगा, तो हमारे ऑटोमोबाइल जगत को फायदा ही मिलेगा और कस्टमर को चॉइसेस बढ़ेंगी। जी, जाहिर सी बात है। अरुण जी, अगर बात देश की अर्थव्यवस्था की मैं करूं, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे भी भारत ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और जो इस समय अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज तीसरे स्थान पे भारत है, लेकिन संभावनाएं पहले स्थान की भी हैं। जिस तरह से संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं भारत और भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आत्मनिर्भर भारत बने, और जिस तरह से मेक इन इंडिया, एफडीआई नीति, इन सब नीतियों में बदलाव किया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैं एक्सपोर्ट, जो आपने बात कही, आप कैसे देखते हैं इन नीतियों की संभावनाओं के साथ और बदलाव को? नीतियां जो हमारी सरकार ने पिछले कुछ सालों में बनाई हैं, मेरे ख्याल से कुछ इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। इंडस्ट्री की रियायत से तो ये होगा दिल मांगे मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता।
मेरे ख्याल से कोशिश यही है, चाहिए हमें कि जो अपनी नीतियां बनती हैं जी उनको जिस गति से हम कार्यान्वित करते हैं मार्केट में, अभी भी हमारी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, न्यू इनिशिएटिव्स की गति इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। जी। तो मेरे ख्याल से पॉलिसीज सब करेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट है। अब जो पॉलिसीज बनी है उनको किस स्पीड से हम इम्प्लीमेंट कर सके, और इसमें सिर्फ सरकार का हाथ नहीं है, सरकार है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं, हमारे जो कि देश के आईआईटीज हैं वो बहुत योगदान कर सकते हैं। तो ये मिलके काम करने की जरूरत है जिससे हम बिल्कुल एक कैटलिस्ट का काम करके बढ़ पाए। तो नीतियों को, अब हमें जो नीतियों का लाभ उठाना है उनको बेनिफिट लेना है। ऑल बेसिक एनेबलर्स हमारे सब सही हैं, अब एनेबलर्स को हमें रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है और स्पीड पे करना है। और दुनिया में कुछ नए ट्रेंड्स अगर आ रहे हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक का ट्रेंड आया या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉफ्टवेयर का, जिसे व्हीकल्स पे, उन पे हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यही मेरा कहना है, पर कोशिश हमें जारी रखनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंट जो कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी भी करने के लिए काफी स्कोप है हमारे लिए। जी। मनीष जी, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, टेक्नोलॉजी का और पर्यावरण का। पर्यावरण को लेकर भी भारत सरकार वैश्विक स्तर पे जो उसके अपने कंसर्न्स हैं उसको लगातार मानते हुए नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। साथ ही मुद्दा दूसरे भी हैं। आप कैसे देखते हैं जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, इन दोनों मुद्दों के साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है या किस तरह और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से भारत ने जो पर्यावरण के प्रति कमिटमेंट दिखाया जी है, स्पेशली ऑटो सेक्टर ने दिखाया है, मेरे कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता। आप समझिए, हम BS4 से सीधा BS6 पहुंचे, BS5 को स्किप करते हुए। गडकरी साहब ने बहुत टफ लग रहा था स्टार्टिंग में, पर वो पूरा शुरू से उनका मन पक्का था कि हम कर सकते हैं, और हम BS5 को स्किप करते हुए BS6 पहुंचे। यही दिखाता है कि भारत का हमारे एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति कितना बड़ा कमिटमेंट है। ऑलरेडी हम आज बैठे बैठे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, BS7 के इम्प्लीमेंटेशन की बातें चालू हो चुकी हैं। उसके फॉर्मुलेशन या उसके नियम कानून के क्या रहेंगे उसके बारे में बातें चालू हो चुकी हैं। कार्बन न्यूट्रल कैसे बनना है हर कंपनी को, उसके बारे में चर्चा लगातार चल रही है। हर कंपनी प्रयास कर रही है कि कार्बन पॉजिटिव, न्यूट्रल तो छोड़िए, हम एक कदम आगे, कार्बन पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा चालू हो गई। और ये सब आप देखिए, ईवी का इम्प्लीमेंटेशन, नई टेक्नोलॉजी का बाजार में आना, चाहे ईवी हो, अरुण जी ने बताया अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ है, चाहे ईवी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो, आप CNG देख लीजिए, LPG देख लीजिए, हम सब तरफ जो है मिलके काम कर रहे हैं कि कैसे हम कितनी फास्ट तरीके से हम ये एनवायरनमेंट की टारगेट जो है वो उसको अचीव कर पाए। ऑलरेडी भारतवर्ष जो है प्रदूषण के मामले में हमको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, हमको एक नेगेटिव देश के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है कंपेयर टू यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज। तो आज ये बहुत अच्छी सोच के साथ ऑटोमोबाइल जगत कदम से कदम मिला रहा है, बल्कि एक कदम आगे लेके चल रहा है कि कैसे हम हमारे देश को कार्बन पॉजिटिव करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सके और कितना जल्दी इंप्लीमेंट कर सके। ये बहुत बड़ा मैं बोलूंगा ऑटोमोबाइल जगत का बहुत बड़ी स्टेप है। इससे प्रेरित होकर बाकी सब इंडस्ट्रीज को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम कार्बन न्यूट्रल स्टील की बात कर रहे हैं, पर उसकी बात अभी चालू हुई है। हम ऑलरेडी ऑटोमोबाइल जगत जो है काफी आगे पहुंच चुका है, और प्रदूषण दो मायने में ईवी की टेक्नोलॉजी प्रमोट करके, एक तो आप पार्टिकुलेट मैटर का प्रदूषण खत्म हो रहा है, और साथ में आप देखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी जो है वो भी काफी कम हो रहा है नई गाड़ियों के साथ। मेरे हिसाब से हम सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छे से अरुण जी ने जैसा बोला, अपनी सोच को जो है कितना जल्दी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। जी जी बिल्कुल मनीष जी, जब हम बात पर्यावरण की करते हैं, प्रदूषण की करते हैं, तो जाहिर तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी चर्चा होती है। लेकिन अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं, देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है, मजबूत हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। लेकिन एक सवाल आम आदमी के लिहाज से, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है
आम आदमी के लिहाज से सुरक्षित हो, टेक्नोलॉजी से युक्त हो, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? तो जैसा कि मनीष जी ने बताया, जो हमने जो जर्नी की है जी यूरो 2 से यूरो 6 की पिछले 10 साल में, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं हुई है। और हम यूरो 7 की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और दूसरा, हम कैफे नॉर्म्स ला रहे हैं जो कि इससे इसको एक और लेवल बढ़ा देंगे। तो जहां तक प्रदूषण की बात है, मेरे ख्याल से जो सरकार का प्रयत्न है, इससे कहीं अधिक हो नहीं सकता। जी दूसरा जो चैलेंज हमारा रहा है इंपोर्ट बिल का, ऑयल का, ये हमें कम करना है। तीसरी बात, ऑटोमोबाइल में हम जो भूल जाते हैं कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो जीडीपी बहुत लाती है जी। पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट करती है वो अनबिलीवेबल है। हम सिर्फ फैक्ट्री की एम्प्लॉयमेंट, ऑटो एंसिलरी की, डीलरशिप्स की, फ्लीट्स की, टैक्सीज की, रिलेटेड बिजनेस चाहे इंश्योरेंस फाइनेंस का है, तो ऑटोमोबाइल इज द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर एम्प्लॉयमेंट। और हमारे देश में एक समस्या बेरोजगारी की भी है। जी। तो ऑटोमोबाइल का जो रोल है, जितनी ऑटोमोबाइल बढ़ती है, कहते हैं एक अगर गाड़ी एक्स्ट्रा बिकती है तो 2 जॉब्स क्रिएट होती है। और जिस जमाने में जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स कम हो जाएंगी, मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल ऐसा फील्ड है, अगर हम अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ा सकें, डिमांड भी बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो अनबिलीवेबल है। और हर क्षेत्र में होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो प्रदूषण कम करना है, एक हमारा है। दूसरा, इंपोर्ट बिल कम करना दूसरा ध्येय है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो जीडीपी और उसमें भी दिखेगी। तो उस लिहाज से ऑटोमोबाइल का जो महत्व बहुत अधिक है, इससे हर कोई जुड़ा हुआ है। जी, जाहिर सी बात है अरुण जी, जब बात जीडीपी की करते हैं तो उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम पहलू जुड़े होते हैं, बात चाहे रोजगार की हो या आम आदमी की रोजी रोटी की हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।